तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पार्ट 2। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा, इसलिए कुछ पॉइंट्स याद आप रखिएगा, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट्स A1, ठीक है, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो आप लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि अब डिटरमिनेंट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़िए। तो कह रहे हैं इसमें अगर हम किसी भी रो और पंक्ति को चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसका मान सेम ही होगा। जैसे इसका देखिए, ये है ना A1, A2, A3, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं A1, A2, A3। फिर ये हो जाएगा इस लाइन में B1, B2, B3, और ये हो जाएगा C1, C2, C3। इस दोनों का वैल्यू निकालेगा, आंसर सेम ही होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा तो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो कितना लंबा करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मान, और इसको चेंज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये लाइन का इधर आ जाएगा 4 5 6, और ये 7 8 9, 7 8 9। इस दोनों को अगर आप सॉल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट मेथड से, तो आपको वैल्यू क्या आएगा, मतलब जो मेथड्स पर है हम अभी, तो आपको दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से पढ़िए तो उस हिसाब से। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो पहला रूल याद रहे, यहां से यहां पे आपको ABCD दिया रहेगा, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 दूसरा क्या है, देखिए ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा है आपका A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है। जब कह रहे हैं अब इसमें से कोई भी दो चेंज होगा ना, रो या कॉलम कोई भी, तो क्या होगा, आपका मान वही होगा लेकिन साइन में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए A1, B1, C1 है, तो अगर हम A2, B2, C2 लिख दिए और इस A1, B1, C1 को यहां लिख दिए A1, B1, C1, और ये ज्यों का त्यों है A3, B3, C3, कहने का था तो कोई भी दो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसमें जो इसका वैल्यू है इसका वैल्यू है, लेकिन साइन ये माइनस आ जाएगा। साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखें। जैसे देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, राइट। अब हम इसको ऐसे, जैसे ये तो इसका मान, और यहां पे देखिए हम चेंज कर देते हैं कोई भी दो, या तो इसको इसमें कर दे, इसको इसमें कर दीजिए, या इसको इसमें कर दे, या इसको इसमें कर दे, इसको इसमें कर दीजिए। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो ना। तो आप इसको अब देखिए 4 5 6, और क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 7 8 9, तो इसका मान और इसका मान सेम ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा सेम। जब यहां पे साइन लगाओगे माइनस का, तब जाके जो इसका मान निकलेगा वही इसका मान निकलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आप इसको अपना वो उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी में है, ये तो गुण है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य जो आप जब सॉल्व करोगे ना, तो इसका बहुत ही होगा कि दोनों अगर से मतलब ये रहेगा, डेटा दिया रहेगा, तो आप दो को अगर चेंज कर रहे हो तो उसमें आपको साइन डायरेक्ट ही दे सकते हो, तो याद रहेगा, ये समझ गए। तीसरा पॉइंट देखिए, ओके। तीसरा कह रहा है कोई भी दो स्तंभ या दो, मतलब रो, मतलब दो पंक्ति या दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो, जैसे A1, B1, C1 है, और ये भी A1, B1, C1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0, याद रखिएगा। अगर इसका मान हो जाएगा, तीसरा प्रॉपर्टी है ये, यानी कि ये देखिए 2 3 4, ये हो गया 6 7 8 2 3 4, तो देखिए दो है ना सिस्टम, तो दो
अगर सेम हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। आप निकालोगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी दो जो है ना आपका 0 होना चाहिए। इस वाला या तो जरूरी नहीं है, आप यहां भी रहता तो भी, जैसे कहता है 2 3 4 6 7 8, फिर भी इसका मान क्या निकलता, 0। तो कोई भी यानी दो या तो ऐसे या तो ऐसे, कहने का तात्पर्य, तो उसका मान क्या होगा, 0। याद रहेगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। मिलता जुलता रहेगा तो, यानी ए में हो या बी में हो उससे मतलब तो है नहीं, मिलता जुलता है तो ठीक है 0। चौथा में देखिए आप, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, M(A1) M(B2) A1 है, A1 का चलता है फॉर्मेट, A1 B1 C1। अब ये हो गया A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसमें से आप इसका मान निकालिए, ठीक है, इक्वल टू M तीनों में है ना, तीनों रो ये क्या है, रो ही है ना, क्योंकि कॉलम तो ये फॉर्मेट हो गया, तो तीनों में है ना। अगर ये से देखा जाए तो एक ही रो में है ना, R1 में ही है ना ये तीनों फॉर्मेट, ठीक है। तो M बाहर निकाल लीजिए आप, ये बराबर M बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये फॉर्मेट। अगर इसका मान निकालिए आप या इसका मान निकालिए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें होगा तो उसी हिसाब से फिर वैसे ही कर सकते हैं, मतलब जो एक में दिया उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी लिखिए आप, लिख लीजिए। जब कैलकुलेशन आप करोगे ना, जब जैसे ही क्वेश्चन सब करोगे ना, तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट इसलिए समझा रहे हैं कि फॉर्मेट अगर आप समझ गए तो कैलकुलेशन करने वक्त आसानी होगी। वैसे कैलकुलेशन जब करने लगोगे तो ये फॉर्मेट ऑटोमेटिक याद आ ही जाएगा कि ऐसे होता है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मेट इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो जिस पे बनता है ना, क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये देखिए, कुछ ऐसे दिए हुए हैं जिसका मान कहते हैं, तो आपको हम प्रैक्टिकली बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, प्रॉपर्टी रूप में लिख लीजिए, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, लिख लिए। अब इसको लिखना है बराबर, ये क्या है, A1। अब ये देखिए यहां पे हम समझाएंगे प्लस M A2, और यहां हो गया B1 प्लस M B2 C1 प्लस M C2, ठीक है। A2 इस B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ये फॉर्मेट कह रहे अपने मन से जोड़े, अपने मन से घटाए, उस हिसाब से इसका फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब ये और ये कह रहे निकालिए तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट दिया है जहां पे लिखा है वेयर M and N इज ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो फाइनली निकल ही जाएगा, ठीक है। जैसे और भी है आपका यहाँ पे दिया हुआ, जैसे A1 B1 C1। आप लोग ये पॉइंट्स थोड़ा सा जैसे भी लग रहा हो इनकेस कि कैसे दे दिए, तो क्या है ये सेटअप है। अभी मैं इस पे ट्रिक आपको समझा देता हूं ताकि ये सब कैसे अप्लाई होगा वो आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है तो एक बार ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जरूरत नहीं है हमें, जरूरत होता ही है, देखिए। तो ये चीज तो मैं अभी ट्रिक आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे A1 B1 आप लिख लीजिए ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। इसको लिखा है A1 B1 C1। अब इसमें लिखा है A2, अब इसमें प्लस MA1 प्लस MA3। अब समझ जाओगे, अभी मैं समझाता हूँ ये सब क्या है, अपनी मर्जी से कैसे क्या होता है ये सब आपको कैलकुलेशन। बी में वैसे जैसे ये है ना A1, तो यहाँ पे B1 है, तो यहाँ पे A2 था, यहाँ पे B2 हो जाएगा प्लस MB2 प्लस NA3 हो जाएगा, क्योंकि सब में 3 जुट रहा है, ठीक है। वैसे ही करके हो जाएगा आपका C1, तो C2 प्लस MC2 प्लस NC3, और ये B1 C1 जो जैसे फॉर्मेट है वैसे ही रहेगा, और B3
और ये C3 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट पे। ठीक है, हालांकि देखिए अब ये कैसे क्या करता है ना, इसका मैं अभी एक आइडिया बताता हूँ, जो ट्रिक है उस हिसाब से आप काम करिएगा। ये कैसे आया है, ये यहाँ पे ये कैसे मन से बैठाया जाता है सॉल्व करने में, वो चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में ही तो ये अपना प्रॉपर्टी एक तरफ से नहीं होता है। तो जैसे अब ये देखिए, जैसे समझिए, मान लीजिए A1 B1 C1 है। ठीक है, ध्यान से, और ये A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। ये आपको तो डिजिट अंक में दिया रहेगा, या A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब ये कैसे लाया था अभी वहां पे। जैसे अब इतना तो पता होगा आप लोगों को, R1 R2 R3। ठीक है, और इधर से देखें तो C1 C2 C3। इसको समझिए, यहां से भागिएगा मत, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा। ये पॉइंट्स समझना जरूरी है, ट्रिक बेस जो भी हो, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आपको है। ठीक है, जैसे अब आपको क्या करना है, जैसे किसी आप दिमाग लगाइएगा, कोई भी ऐसा चीज करे कि दोनों टर्म ना दो संख्या में आपको क्या हो जाए, सेम आ जाए। जैसे A1 B1 C1 है, ये भी A1 B1 C1 आ जाए, ताकि दोनों का इस सब का मान 0 ही हो जाएगा। या ऐसा कीजिएगा कि ये दोनों टर्म 0 आ जाए, ताकि एक टर्म बचे तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पता चलेगा ही। तो ये देखिए कैसे हुआ है, ये तो पहले समझ गए ना, C1 C2 C3। अब क्या है इसमें, अगर आपको लिखना रहेगा, जैसे कहीं पे देखोगे आप R1 प्लस R3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे क्या करोगे। R1 है, R1 प्लस R3 है कहीं पे लिखा हुआ, आप देखिएगा। हो सकता है इनकेस जब वर्कआउट कीजिएगा कोई भी चीज, तो आप कैसे क्या कीजिएगा बताइए। R1 प्लस R3 लिखा है, तो आप क्या कीजिएगा, किसमें कैसे क्या कीजिएगा। तो ये ध्यान रखिए, आप ऐसा समझ लीजिए फॉर्मेट, R1 टेंस टू समझ लीजिए इनडायरेक्टली माइंड में। और बुक में अगर देखिए, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए थोड़ा आराम से, इस पे क्वेश्चन भी होगा ही, जैसे जो भी तो वहां से समझा ही देंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी ये इसको जरूर समझिए। ठीक है, तो ये समझिए, अगर R1 प्लस R3 लिखा है, इसका मतलब ये R1 को डिनोट करता है, R1 वाले लाइन में। तो इस वाले में आपको चेंज करना है। जैसे देखिए R1 प्लस R3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर आप में किसी में क्रिया लगाए, जैसे सिस्टम क्रिया R1 प्लस R3, तो समझ लीजिए R1 में हमें बदलाव करना था। R1 वाले ये टर्म है, तो A1 R3 ये था, तो A1 प्लस A3। ठीक है, B1 प्लस B3, C1 प्लस C3। अब ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे ज्यों का त्यों रहेगा, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसीलिए मैंने कहा था, वो जो पॉइंट्स जब आया था, जो अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि कहां से कैसे दे दिया, MRA1, तो M से मल्टी, अब यहीं पे हम NRA लगाते, तो मल्टीप्लाई करते साथ में जाते, या NR3 कर देते, मान लीजिए 2R3 कर देते, अपने मन से मल्टीप्लाई, तो सब में 2 A3 2B3 2C3 ऐसे लग जाता। समझ रहे हो, तो जो अभी हम पढ़े हैं, जो फॉर्मेट समझ रहे, तो जो नहीं समझे तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये समझ में आ गया ना। तो कहीं पे देखिएगा एक ही क्वेश्चंस में दो R1 प्लस R3 और एंड C1 प्लस C3 या कुछ भी कहेगा, तो आप उस हिसाब से कर लोगे। ठीक है, एक एक करके भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका माइंड कितना फास्ट चलता है और कितना प्रैक्टिस करते हो आप। राइट, समझ रहे हो ना। अब इसी में देखिए, ये तो समझ में आ गया ना। अब इसी में रहता R2 प्लस R1, इसी में रहता R2 प्लस R1, इसी में रहता R2 प्लस। तो ये समझिए, ये दूसरे को हमें चेंज करना है, यानी फिर इसका नहीं होता ये, तब इसका मान क्या होता है, R2 प्लस R1 बोला है, तो यानी कि ये हो जाता है A1 B1 C1, तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें चेंज करना है R2 में, क्योंकि R2 प्लस R1 का क्रिया है। ठीक है, तो R2 क्या है, A2 प्लस R1 क्या है, A1। तो आप बाद में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि R2 प्लस R1 है, R1 प्लस R2 नहीं है, तो उस हिसाब से क्योंकि माइनस अगर रहा चिन्ह तो सभी देखना पड़ेगा, इसलिए R2 प्लस R1। फिर इसके बाद क्या है, इसमें भी लिखो, क्योंकि R2 में ही हमें चेंज करना है, तो ये B2 प्लस B1 C2 प्लस C1। इसी तरीके से ये तो ऐसे ही डिट्टो लिख लोगे आप, A3 B3 C3। ठीक है, ये चीज
कहने का तात्पर्य। जब ये आप फॉर्मेट, ये दोनों बराबर नहीं होगा, जब आप सॉल्व करोगे ना कहने का तात्पर्य ये, तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्रिया आप कैसे करते हो इसके अकॉर्डिंग आप जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या पता सही निकले। समझिए, तो ये चीज मेरा मतलब है समझाने का। अब कहीं पे आप गुना कर दो 3 से, तो ऑटोमेटिक सब में लगा दोगे ना मल्टीप्लाई, समझ गए। तो इसी तरीके से ये हो गया। अब आते हैं हम कॉलम पे, जैसे अब यही क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब इसी में कह दिया C1 प्लस C2 की क्रिया करने, तो ये तो C1 को एक्सटेंड किया, यानी C1 में बदलाव, इसमें इस तीनों में बदलाव होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस क्रिया में हम लगाए C1 प्लस C2 का, तो ये तो ऑटोमेटिक समझ जाइए कि C1 में बदलाव होगा। अगर पहले C1 दिया C1 प्लस C2 या C1, अब यहाँ पे आपको देखना है ना माइनस है कि प्लस है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। गुना है डिवाइड है, ये दिमाग लगाना होगा कि उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए क्या है C1 प्लस C2, तो आप समझने के लिए C1 टेंस टू, तो C1 में तो यही है ना, तो आपका क्या हो जाएगा C1 में है C1 प्लस C2, तो C1 तो ये है, तो A1 और प्लस A2, C2 तो ये है A2, फिर इसके बाद ये C1 है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसी में चेंज होगा ना, C1 प्लस C2 इसी में चेंज होगा। तो ये कॉलम में क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ इसी कॉलम में आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, C1, हाँ, तो आपका क्या हो गया C1 प्लस C2, तो C1 हो गया, C2 ये हो गया ना, C2 तो ये होगा, सॉरी C1 C2 C3, C1 C2 C3 ये हुआ ना, ये ध्यान रखिए, ये कंफ्यूज रहता है, ध्यान रखिएगा। तो C1 C2 C3, तो C1 में क्या आ जाएगा A1 प्लस C2 है, तो C2 तो B1 है, तो यहाँ पे B1, ये देखिए B1, ठीक है। और फिर C2 में क्या है A2 प्लस B2, C3 में क्या है A3 प्लस B3। तो ये देखिए कॉलम तो यही है ना, ये ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन एक बार और समझाएंगे इसको, ठीक है, अभी क्योंकि कैलकुलेशन करने वक्त होगा ही। जैसे रो में समझे, तो यहाँ पे B2, जैसे अब ये तो ऐसे ही डिटो आपको लिख देना है B1 C1 B2 C2 B3 C3। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, शायद आप लोग कॉपी पे लिख रहे हो तो समझ में आ ही हो गया होगा। तो समझ गए ना, C1 प्लस C2 का क्रिया होगा, तो क्या करेंगे इस वाले टर्म में। अब इसी C2 वाले में रहता तो C2 वाले में करते, C3 रहते तो C3 वाले में करते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अब जब कैलकुलेशन करोगे ना, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स के पार्ट्स है, अब एक और पार्ट लिखिए, अगला पार्ट्स, ठीक है, मिटा दे, ये तो समझ गए होंगे। अगर R1 समझ गए तो C1 समझने में थोड़ी टेंशन है, बात देख लीजिए। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी है आपका, लिखिए A प्लस A1, ठीक है, डी जी B प्लस B1 E H C प्लस C1 F और I। इसको अब देखिए, ये एडिशनल सबट्रैक्शन जो भी हो, यहाँ पे आपका प्लस हो या माइनस हो, इससे मतलब प्लस है तो प्लस माइनस, तो इसका फॉर्मेट कैसे करना है आपको, देखिए ये किसके बराबर होगा, इसका मान निकलेगा, आपको इसको अलग कर लेना है, A D G B E H C F I, और प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस, आपको मल्टीप्लाई तो गुना ही हो जाएगा ना वहां पे, हाँ। तो अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद अब क्या लिखना है, ये फॉर्मेट A1 D G, और ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया E H F R I। अब इसका मान निकालिए या इसका मान निकालिए आप अपने मतलब डिटरमिनेंट विधि से, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो पहले इसको ऐसे कर लेंगे अलग, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल निकालेगा अपने आप, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है, समझ रहे, हटाए मिटाए। लिख लिए।
अब देखिए अगला, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, प्रूव दैट। अब अगला है, देखो ये तो आपको पता ही होगा, ये चीज बताए थे, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये फिर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये फॉर्मेट याद रखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। को फैक्टर निकालने के लिए हमें बहुत जरूरी पड़ेगा, जैसे अभी हम करेंगे, ये फॉर्मेट ध्यान है ना, जो जैसे हम प्लस लेते थे तो फिर माइनस का टर्म आता था, अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ का आएगा। ज्यादा मैंने इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, क्योंकि जो विधि आप सीखे हैं उसी विधि से चलिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये को फैक्टर निकालने के लिए जरूरत है, ये अभी मैं बताऊंगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सही पार्ट्स के निकालने पड़ेंगे ना को फैक्टर्स, ठीक है, सहखंड जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये ध्यान रहेगा। अगला प्रॉपर्टी जितना भी नंबर होगा आप लोग लिख लीजिए, 7वां होगा 8वां होगा जो भी हो, ठीक है, समझना जरूरी है। और मेन है आप लोग प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेपर ही तक तो रहना है, इसके बाद कौन याद रखता है, टीचर बनना तो ठीक है, समझ गए, हो गया। अगला देखिए, अगर ऐसा टर्म हो 0 0 A B C D E F G, तो इसमें यही चीज तो मैंने कहा था, ये जो अभी बताए थे R1 R2 C1 C2, ये तो अपना ब्रेन से आपको दिमाग ऐसा लगाना है कि ऐसा क्या करे कि दो टर्म जीरो आ जाए, ठीक है। अगर ऐसे भी जीरो आ जाए या ऐसे में जीरो आ जाए, कहने का तात्पर्य जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई एक ही टर्म बचेगा, तो उसका सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो जीरो ही निकल जाएगा, 0 इंटू ये दीजिएगा तो जीरो ही होगा, 0 इंटू ये दीजिए, फिर ये दीजिएगा तो ये भी जीरो ही हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट ही याद रखिए कि जीरो है ना, दो कहीं दो लाइन में देखे हो, एक ब्रैकेट में यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हट गया, ठीक है, बी सी ई एफ, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर, ठीक है, लिख लिया प्रॉपर्टी। क्योंकि ज्यादा मैं खुद इसीलिए नहीं बता कह रहा हूं, क्योंकि ये भी ना लगे कि कितना बड़ा लंबा है, बोरिंग फील नहीं होना है, इसलिए 30 मिनट 15 मिनट की बात जितना समझे आप, कहने का तात्पर्य उतना काफी है, ठीक है। लेकिन कॉपी पेन लेके बैठे और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे ना तो ये भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगला देखिए, को फैक्टर निकालना है, तो जैसे ये तो पता होगा कि हम त्रिभुज जैसे जो लिखते हैं, और इसके बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका कोफैक्टर हम कैसा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहने का तात्पर्य इसका कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जैसे भी मैंने बोला प्लस माइनस प्लस सिस्टम, अब यहाँ पे ध्यान आएगा। ये देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए अगर हमें कहेगा कोफैक्टर ए का निकालना है, जैसे कोफैक्टर सहगुणनखंड सहखंड कोफैक्टर ऑफ A1, तो ये क्या निकलेगा इसका, तो इसका निकलेगा आपका, ये ध्यान से लिखिए, इसको तो भूल ही जाइए पूरा, ये B2 C2 B3 C3, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A1 का क्या निकलेगा, यानी इसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, ये चारों पॉइंट्स लिख दिए ना ऐसे, तो ये प्लस में होगा, याद है, क्योंकि पहला वाले में लेते हैं प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ध्यान रहे। तो ये क्या निकलेगा इसका, जो ये जो हो गया आपका जो भी निकला B2 C3 या C2 B3, कहने का तात्पर्य ये हमारा हो गया A1, इसको A1 से निरूपित करते हैं, ठीक है। आप अगर लिखना हो तो लिख लो B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है, ये बराबर A1, इसी को लिखते हैं बराबर A1, यानी ये कोफैक्टर ऑफ A1 का है A1। तो इसी को जब हम लिखते थे, जैसे हम ऐसे लिखते थे A1 B2, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो पता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है, सब लोग देखते हैं, जब ये ऑनलाइन हो गया तो सभी टाइप के होते हैं बच्चे, ठीक है, तो समझ में आए तो आराम से एक बार समझिए फिर से। A1 है, कोफैक्टर निकालना है, क्या, सहखंड, तो कोफैक्टर ऑफ इसका निकालेंगे तो हम ये चीज क्या करते हैं, ढक देते हैं, और ये भी ढक देते हैं, तो B2 C2 और B3 C3 लिख दिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना तो पता है, B2 C3 मैंने C2 B3 लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए।
तो इसी को निरूपित कर दिए हम कैपिटल A1 से, क्योंकि A1 था ना तो इसलिए हम कैपिटल A1 ले लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरे का निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक माइनस वाले टर्म होगा ना, तो ये माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो B1 तो है ही, जैसे हम कोफैक्टर ऑफ B1 इसका हो गया, जैसे अब कोफैक्टर ऑफ B1 लेते हैं हम यहाँ पे B1, तो इसका क्या निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, माइनस टर्म आएगा ही ना, अगर आपको माइनस नहीं लिखना है तो वहां तो फिर से लिखना ही पड़ेगा, यही चीज है। तो ये कोफैक्टर ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये ढक जाएगा और ये भी ढक जाएगा, तो A2C2 A3C3 A2C2 A3C3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब ये ब्रैकेट में देखो A2C3 माइनस C2A3, तो माइनस B1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे माइनस पहले हम ले लिए हैं, तो यहाँ पे ले लिया है, तो जब आप कैलकुलेशन में मतलब आप सेट करो तो ये वहां पे माइनस B1 पहले था, फिर से माइनस B1 ले लीजिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा C1 का। इसी तरीके से हम अगर C1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे लगता है, तो क्या निकलेगा हमारा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो A2 ये प्लस में टर्म हो जाएगा A2B2 और A3B3, तो ये क्या हो जाएगा आपका A2B3 माइनस B2A3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा C1 कोफैक्टर। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इसका निकालेंगे तो इसका माइनस में निकलेगा, इसीलिए निकलना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो वैसे ही आपका माइनस प्लस में ये कोफैक्टर निकलने लग गया। तो क्या कोफैक्टर आपने समझ लिया निकालना। अब ये चीज का जैसे अब हम इसके बाद प्रॉपर्टी, इसके बाद जैसे अब इसी को देखो, डेल्टा को अगर निरूपित किए, ये डेल्टा कहते हैं सॉरी, त्रिभुज जो है, अब ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, आप लोग लिखिए ना आंसर, मतलब राइटिंग। ठीक है, राइटिंग पे कोशिश करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, B3 C3 लिख लिए। तो इसको आप अगर चाहे तो A1 लिख सकते हैं माइनस B1 लिख सकते हैं, माइनस नहीं प्लस C1 लिख सकते हैं। यही चीज तो अभी हम सॉल्व किए हैं, क्योंकि इसी का तो फॉर्मेट था B2C3, ये B2C3 और B3C3 ऐसे ही करके था ना, तो यही चीज का है ये फॉर्मेट। तो आप कोफैक्टर निकालना समझ चुके हैं। ठीक है, तो कहते हैं थोड़ा सा आराम से, अब रिलैक्स लेगा। तो देखिए, फास्ट होने के लिए और भी फास्ट हो सकते हैं, जब कहते हैं जब आप एक बार अच्छा से समझ लेते हो कोई भी चीज, तो ये डिपेंड करता है आपके अंदर कितना, मतलब आप कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना समय फास्ट करते हो और स्पीड बढ़ाए हो। लेकिन अगर जब आपको आता ही नहीं है, नहीं समझो, तो यहाँ पे सोच रहे हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको हो सकता है इनके 2-4 दिन मेहनत करने में दिक्कत हो कोई चीज, लेकिन एक बार जब आपने अच्छा से कमांड कर लिया, फिर ये फट फट भागेगा। और तब तक जब तक लक्ष्य यानी कि पेपर ना हो जाए और रिजल्ट ना आ जाए, जब तक इससे लिंक ना छूटे, तब तक इसको थोड़ा सा 10 दिन पर, महीना दिन पर, 2 महीने पर रिपीट में रखिए। तो स्टार्टिंग में आप 5-10 मतलब पहले तो अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद आप इसको रिवीजन पीरियड में रख दीजिए। फिर इसके बाद जब आपका यूज होने लगता है ना जैसे कोई टॉपिक, तो आपको ये ऐसे ही याद रहता है, जैसे थोड़ा मोड़ा जरूरत होता है तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज हो गया। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल, उसी में यूनिक कौन सा है नहीं है उस हिसाब से इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो यही लोग इससे भागते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए मेन तथ्य को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज सब रह जाइएगा। ठीक है, ओके।